हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? सारे सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं? तो लास्ट लेक्चर तक सॉल्यूशन के अंदर हम बात कर चुके हैं दो चीज़ों के बारे में। सबसे पहली चीज़ हमने ये पढ़ी थी कि अगर दो वोलाटाइल लिक्विड्स को अगर हम मिक्स करते हैं और एक सॉल्यूशन बनाते हैं, ठीक है, तो उनका वेपर प्रेशर हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो उसका डेरिवेशन हमने देखा, उसका फॉर्मूला हमने देखा और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को भी हमने देखा था। फिर लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने तुम्हें ये बताया कि अगर एक नॉन वोलाटाइल सोल्यूट अगर सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है तो उसका वेपर प्रेशर कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसका डेरिवेशन भी तुम लोगों को मैंने सिखाया था। तो वो चीज़ भी आई थिंक तुम लोगों को क्या होगी, क्लियर होगी। ठीक है, आज चलते हैं। आज एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहा हूँ यहाँ पे, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इससे क्वेश्चन कंफर्म आता ही आता है। ठीक है, तो उस टॉपिक को समझना अच्छे से, क्या मीनिंग होता है इस टॉपिक का, इस टॉपिक के अंदर क्या क्या है समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो टॉपिक का नाम है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, टॉपिक का नाम क्या है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कब लगता है, जब तुम्हारा सॉल्यूशन होता है डाइल्यूट सॉल्यूशन। कैसा होता है, डाइल्यूट। सबसे पहले डाइल्यूट का मीनिंग समझ लेते हैं। डाइल्यूट क्या होगा? डाइल्यूट का मतलब है कि जिसके अंदर सॉल्वेंट की अमाउंट जो है वो ज़्यादा है। ठीक है, अमाउंट क्या है यहाँ पे, ज़्यादा है, और सोल्यूट का जो अमाउंट है वो क्या है हमारे पास यहाँ पे, कम है। तो जिसमें भी सोल्यूट का अमाउंट ज़्यादा होगा उसको तो हम कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं, लेकिन कहीं पे अगर सॉल्वेंट का अमाउंट ज़्यादा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का पूरा कॉन्सेप्ट लगता है ओनली ऑन डाइल्यूट सॉल्यूशन के ऊपर। कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन के ऊपर हम इसको नहीं लगा सकते। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलाटाइल सोल्यूट। कैसा सोल्यूट है इसके अंदर, नॉन वोलाटाइल है। अब नॉन वोलाटाइल का मतलब क्या है, नॉन वोलाटाइल का मतलब है कि जिसकी इवोपरेट होने की टेंडेंसी नहीं होती है। टेंडेंसी टू इवोपरेट अगर हम बात करें, टेंडेंसी टू इवोपरेट नहीं होती है, उसको हमने क्या बोला हुआ है, नॉन वोलाटाइल। तो ये टर्मिनोलॉजी हम पहले भी देख चुके हैं, तो आई थिंक ये चीज़ तो क्लियर होगी। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलाटाइल सोल्यूट एग्जिबिट सम स्पेशल प्रॉपर्टीज। वो सॉल्यूशन जो कि डाइल्यूट है और उनके अंदर सोल्यूट कैसा है, नॉन वोलाटाइल है, वो कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज दिखाते हैं विच डिपेंड्स ओनली अपॉन द नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स। किस पे डिपेंड करता है, ओनली वो सोल्यूट के पार्टिकल्स पे। थोड़ा सा इस पे फोकस करना कि किस पे डिपेंड कर रहा है, ओनली सोल्यूट के जो पार्टिकल्स है, मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड करता है। ठीक है, कि किसी भी सॉल्यूशन के अंदर कितने सोल्यूट के पार्टिकल्स है वो दिखाएगा उसकी प्रॉपर्टीज को, और कोई भी चीज़ नहीं होगी जो उसको रिप्रेजेंट करेगी। तो नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर नेचर। ये सोल्यूट पार्टिकल्स के नेचर पे कोई भी अफेक्ट नहीं करता। ठीक है, नेचर चाहे कुछ भी हो, बस हमें क्या देखना है यहाँ पे, हमें देखना है नंबर ऑफ पार्टिकल्स किसके, सोल्यूट के। अगर हमने यहाँ पे सोल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स को कैलकुलेट कर लिया, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे उन प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर नेचर, दिस प्रॉपर्टीज आर टर्म्ड एज कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। फिर से समझोगे इस चीज़ को, सॉल्यूशन कैसा होना चाहिए, डाइल्यूट सॉल्यूशन होना चाहिए। क्या होता है, चीज़ें क्लियर है। इसके बाद कब लगेगा, जब एक नॉन वोलाटाइल सोल्यूट वहाँ पर प्रेजेंट होगा, तभी ये कॉन्सेप्ट वहाँ पे अप्लाई होगा। तो सॉल्यूशन होगा डाइल्यूट और नॉन वोलाटाइल सोल्यूट होगा, वो सॉल्यूशन एक स्पेशल, कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज शो करता है। वो प्रॉपर्टीज किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स पे, बस। इसके अलावा किसी भी चीज़ पे वो डिपेंड नहीं करती। तो नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर नेचर, नेचर पे डिपेंड नहीं करता। दिस प्रॉपर्टीज आर टर्म्ड एज कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है पूरे के पूरे पैराग्राफ के अंदर कि किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है। बस वो प्रॉपर्टीज जो नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है उनको हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज बोलते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए। तो डेफिनेशन को ख़त्म करने के बाद अब आगे चलते हैं कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती है जिनको हम क्या बोलेंगे, जिनको हम बोलेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। तो टोटल 4 प्रॉपर्टीज़ के नाम हमारे यहाँ पे मेंशन है। पहला नाम है रिलेटिव लोअरिंग
ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, पहला नाम क्या है? पहला नाम है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, फर्स्ट नेम, फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। सेकंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में बताऊं तो ये होता है एलिवेशन, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये सेकंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपने पास आती है डिप्रेशन, वो वाला डिप्रेशन नहीं है बिल्कुल, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, और फोर्थ प्रॉपर्टी आती है ऑस्मोटिक प्रेशर। फोर्थ प्रॉपर्टीज जो हमें यहाँ पे देखने को मिलती है वो कौन सी है? ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये चार टोटल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो हमें पढ़ना है डिटेल में, अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, लेकिन पहले इनका मीनिंग क्लियर होना चाहिए कि ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती क्या है। तो क्या होती है? वो प्रॉपर्टीज जो सॉल्यूशन के अंदर नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है। सॉल्यूशन कैसा होना चाहिए? डाइल्यूट होना चाहिए, और उसके अंदर सोल्यूट कैसा होना चाहिए? नॉन वोलाटाइल होना चाहिए, मतलब उसकी टेंडेंसी इवोपरेट होने की नहीं होनी चाहिए। तभी हम इन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को चेक करते हैं। चीज़ें क्लियर है? चार कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। आज के लेक्चर में पहली वाली कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं इसके बारे में। तो इसके बाद डिस्कस करते हैं अपनी फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का नाम क्या है? पहले भी हम देख चुके हैं। फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का नाम क्या है? वो है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, पहला जो भी अपना कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो आज हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो क्या होता है इसके अंदर? सबसे पहले हम देख लेते हैं। हमें सबसे पहले डिफाइन की हुई चीज़ें वो वापस से बता देता हूँ। जैसे कि मैंने बोला हुआ कि ए जब भी हम लेंगे वो किसको लेंगे? हम सॉल्वेंट को लेंगे, और सॉल्वेंट यहाँ पर कैसा होगा? वोलाटाइल होगा। ठीक है, बी किसको लेंगे? हम सोल्यूट को लेंगे, और बी कैसा होगा यहाँ पे? नॉन वोलाटाइल होगा। बी कैसा होगा यहाँ पे? नॉन वोलाटाइल होगा। चीज़ें क्लियर है यहाँ तक? तो बढ़िया। तो ये चीज़ें क्लियर है। तो इसके बाद मैंने तुम लोगों को बताया हुआ है कि अगर सोल्यूट नॉन वोलाटाइल हो और सॉल्वेंट वोलाटाइल हो तो उसके अंदर जो हम प्रेशर फाइंड आउट करते हैं, वेपर प्रेशर जो फाइंड आउट करते हैं सॉल्यूशन का, या हम बात करें कि जो पी ए की वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है? पी ए नोट इंटू एक्स ए के बराबर होती है। ये बात हम पहले भी कर चुके। ठीक है, अब यहाँ पे चेंजेस करेंगे कुछ। एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू क्या होता है? 1 के बराबर होता है। मोल फ्रैक्शंस का जो सम होता है वो 1 के बराबर होता है। एक्स ए की जगह में पुट करने वाला हूँ 1 माइनस एक्स बी। ठीक है, तो पुट करके देखते हैं। लिखा हुआ है पी ए नोट इंटू 1 माइनस एक्स बी। कोई डाउट तो नहीं है? एक्स बी लाने का रीज़न क्या है? क्योंकि मुझे इसको सोल्यूट के साथ रिलेट करना है। फिर से बता देता हूँ मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ रहा हूँ, और कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में हम पढ़ चुके हैं कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ किस पे डिपेंड करती है? सोल्यूट पार्टिकल्स पे। तो मैं यहाँ पे सोल्यूट पार्टिकल्स का मतलब क्या है? मोल फ्रैक्शन एक तरीके से क्या दिखा रहा है कि पूरे सॉल्यूशन के अंदर कितने पार्टिकल्स या कितने मोल्स है सोल्यूट के। तो मैं इससे इसको रिलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, इस वजह से मैंने इसको ऐसा लिखा। आगे चलते हैं। फिर ये क्या हो गया अपना? ये हो गया पी ए इज इक्वल टू पी ए नोट माइनस पी ए नोट इंटू एक्स बी। क्या कि हम पी ए नोट इंटू एक्स बी को एक साइड में लेंगे और इन दोनों को एक साइड में। ठीक है, तो इसको इधर लेके आते हैं और पी ए को उधर लेके जाते हैं। तो ये क्या लिखा होगा? पी ए नोट इंटू एक्स बी इज इक्वल टू पी ए नोट माइनस पी ए, है ना? ठीक है, फिर अगर तुम लोगों को लास्ट लेक्चर के बारे में अगर थोड़ा सा पता हो तो मैंने बताया था कि जब तुम्हारे पास कोई नॉन वोलाटाइल सोल्यूट होता है तो सॉल्यूशन में जाने के बाद क्या होगा कि जो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर था वो डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो मैंने तुम्हें बताया था कि पी ए नोट इज ग्रेटर देन पी ए। ठीक है, आई थिंक ये चीज़ तुम्हें पहले से क्लियर होगी। ठीक है, तो ये चीज़ जो है ये हमें क्या एक्सप्लेन कर रहा है? ये हमें एक्सप्लेन कर रहा है कि पहले इतना था और अब इतना हो गया, तो डिक्रीज कितना हुआ, लो कितना हुआ। किस में लो हो रहा है? वेपर प्रेशर में। तो ये वैल्यू हमें बता रहा है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, ये वैल्यू हमें क्या एक्सप्लेन कर रहा है? ये वैल्यू हमें एक्सप्लेन कर रहा है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। कितना वेपर प्रेशर में कमी आई
उस चीज़ को पी ए नोट माइनस पी ए बोल रहा है, जिसको मैंने ये नाम दिया। आई थिंक चीज़ क्लियर होगी। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर किसको बोला जा रहा है, क्यों बोला जा रहा है, ये भी क्लियर होगा। लो क्यों हो रहा है ये भी क्लियर होगा। इसके बाद चलते हैं, इसको लिख देते हैं एक्स बी। एक्स बी की वैल्यू होगी पी ए नोट माइनस पी ए डिवाइडेड बाय पी ए नोट, है ना। अब ये जो लोअर वैल्यू हुई है वेपर प्रेशर की, ये डिफरेंस है उसका, इसको हम रिलेट कर रहे हैं पहले वाले से, इनिशियल वाले से। मतलब इसको क्या कर रहे हैं हम, रिलेट कर रहे हैं। तो इस पूरी वैल्यू को हमने क्या बोल दिया, इस पूरी वैल्यू को बोल दिया रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ठीक है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में RLVP भी बोला जाता है। तो ये क्या हो रहा है, ये रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, कितना रिलेटिवली वेपर प्रेशर में कमी आई उस चीज को बता रहा है। ये किसके बराबर है, XB के बराबर है। XB क्या है, XB है मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, है ना। मोल फ्रैक्शन मतलब मोल्स से रिलेट हो गया, मोल्स मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स से रिलेट हो गया, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि नंबर ऑफ मोल्स इनटू Na नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। तो यहाँ से ये वाली वैल्यू इसके बराबर है, मतलब ये वाली वैल्यू इसके बराबर है, मतलब ये एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी। क्यों, क्योंकि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड कर रहा है, ये सोल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड कर रहा है। यहाँ पर अगर सोल्यूट पार्टिकल में हम चेंजेस करेंगे तो XB में चेंज होगा, पूरा का पूरा चेंज होगा। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में भी चेंज आएगा ही आएगा। तो ये फॉर्मूला इससे रिलेट हो रहा है, इसकी वजह से ये भी एक टाइप की क्या निकल के आती है हमारी, एक टाइप की ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है। ये चीज़ आई थिंक क्लियर होगी तुम्हें। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है, फॉर्मूला रट लेना है, फॉर्मूला क्या एक्सप्लेन कर रहा है यहाँ पे, फॉर्मूले को आराम से रट लेना है। आगे चलते हैं, कुछ और चीज़ें देखते हैं इसके बारे में, ठीक है, कुछ और चीज़ें देखते हैं। तो मैं फॉर्मूला फिर से लिख देता हूँ, आई थिंक तुम्हें थोड़ा सा क्लियर ना हुआ हो तो। XB इज इक्वल टू पी ए नोट माइनस पी ए डिवाइडेड बाई पी ए नोट। चीज़ क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, XB को लिख रहा हूँ NB डिवाइडेड बाय Na प्लस NB इज इक्वल टू, मैं लिख रहा हूँ पी ए नोट माइनस पी ए डिवाइडेड बाय पी ए नोट। क्या लिखना गलत है, नहीं है ना। मोल फ्रैक्शन की वैल्यू ऐसे लिख दी, मेंशन कर देता हूँ क्या क्या चीज़ें हैं। NaNB क्या है बेटा, मोल्स ऑफ A एंड B है। XA अगर यूज़ करते और XB यूज़ किया, क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ A एंड B है। PA क्या है, PA नोट क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट A है। PA क्या बोलेंगे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, है ना। ए की वजह से तो है, तो सॉल्यूशन का बोल दो, वही चीज़ है यहाँ पर। ये सारी चीज़ें हमने डिफाइन कर दी, तो ये चीज़ भी फॉर्मूला हो गया। अगर नंबर ऑफ मोल्स पता हो तो सीधा इसमें पुट करो, मोल फ्रैक्शन निकालने की ज़रूरत इतना बड़ा नहीं करना है, सीधा यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। इसके आगे थोड़ा सा और चलें। अब मैंने तुम्हें बोला था कि अगर कोई डाइल्यूट सॉल्यूशन हो, अगर कोई बहुत ज़्यादा डाइल्यूट हो, इट वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, बहुत ज़्यादा डाइल्यूट हो, तो बहुत ज़्यादा डाइल्यूट सॉल्यूशन के अंदर क्या होगा, तुम्हारा जो सोल्यूट होगा उसकी जो वैल्यू होगी वो काफ़ी ज़्यादा कम होगी एज़ कम्पेयर टू सॉल्वेंट। तो Na के मोल्स ज़्यादा होंगे, बहुत ज़्यादा होंगे NB से। ऐसा होगा तो क्या मैं Na प्लस NB को Na लिख सकता हूँ, अप्रोक्सीमेशन लेने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, ठीक है। कहीं अगर ऐसा होता तो ले सकते। तो Na प्लस NB को मैंने क्या लिख दिया, Na। इस इक्वेशन नंबर 1 से हम अब आगे चलते हैं। NB बाय Na इज इक्वल टू पी ए नोट माइनस पी ए डिवाइडेड बाय पी ए नोट। कोई डाउट है, नहीं होना चाहिए। NB मतलब WB डिवाइडेड बाय MB, WA डिवाइडेड बाय MA, ठीक है।
डिग्री नहीं बांट रहा हूँ यहाँ पे, इज इक्वल टू पी ए नोट माइनस पी ए डिवाइडेड बाय पी ए नोट। डन है। इस चीज को और फर्दर लिख रहा हूं, ये होगा डब्ल्यू बी इंटू एम ए ऊपर जाएगा डिवाइडेड बाय एम बी इंटू डब्ल्यू ए। चीज क्लियर है। तो ये एक फॉर्मूला बन गया, लेकिन ये कब लगेगा, कब लगेगा, कब लगेगा, वेरी वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन पे। ठीक है, तो ये भी एक फॉर्मूला तुम यहां से समझ सकते हो। मेंशन कर देता हूं चीजें क्या क्या है। डब्ल्यू बी क्या है बेटा, वेट ऑफ सॉल्वेंट, सोल्यूट सॉरी। डब्ल्यू ए क्या है, वेट ऑफ सॉल्वेंट। एम ए क्या है बेटा, मोलार मास। क्या है बेटा, मोलार मास ऑफ सॉल्वेंट। और एम बी क्या है, एम बी क्या है, मोलार मास ऑफ सोल्यूट है। चीज क्लियर है यहां तक, एम बी है मोलार मास ऑफ सोल्यूट। कब लगेगा, वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन की कंडीशन में। ये कब लगेगा, ये हमेशा लगेगा। ये कब लगेगा, ये वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन में लगेगा। याद क्या रखना है, याद ये रखना है। यूज क्या करना है, यूज ये करना है। चीज क्लियर है, चीज क्लियर है। छोटी छोटी चीजें देखा हमने, यहां से आया। इस चीज को क्या बोलते हैं, RLVP बोलते हैं, RLVP बोलते हैं भैया। ठीक है, पी ए नोट माइनस पी ए को क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं भैया, इसको रिलेट लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, LVP बोल देते हैं इसके। ठीक है, इसको डिवाइड कर दो पी ए नोट से तो R आगे लगा दो, RLVP हो जाएगा। चीजें क्लियर है, छोटी छोटी चीजें क्लियर होनी चाहिए। पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का डेरिवेशन कर चुके हम, तो इससे रिलेटेड चीजें पहले क्लियर होनी चाहिए। अब एक दो न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं, तो उससे थोड़ी सी और चीजें क्लियर हो जाएगी। तो अब चलते हैं, एक न्यूमेरिकल यहां पे देख लेते हैं रिलेटेड टू RLVP। ठीक है, तो देखोगे क्वेश्चन लिखा हुआ है, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सब्सटेंस, प्योर बेंजीन सॉरी, एट अ सर्टेन टेम्परेचर इज 640 mm ऑफ Hg। मतलब पी नोट दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 640 mm ऑफ Hg दिया हुआ है। पी नोट की वैल्यू, अ नॉन वोलाटाइल सॉलिड वेइंग 2.175 ग्राम। ठीक है, कोई सॉलिड हमने यहाँ पे ऐड किया, उसका वेट कितना है, वेट ऑफ सॉलिड कितना है यहाँ पर, 2.175 ग्राम है। ठीक है, इज एडेड टू 39 ग्राम ऑफ बेंजीन। तो ये ऑफकोर्स बेंजीन का ही है, तो वेट ऑफ बेंजीन भी हम यहाँ पे डाल देते हैं, कितना दिया हुआ है, 39 ग्राम। द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज 600 mm, मतलब पी की वैल्यू दी हुई है 600 mm ऑफ Hg। ठीक है, ये चीज क्लियर है यहाँ तक। व्हाट इज द मोलार मास ऑफ सॉलिड सब्सटेंस, इसका मोलार मास पता लगाना है। तो इसका मोलार मास हमें पता लगाना है, तो मैं इसको m अज्यूम कर लेता हूँ। इसका मोलार मास क्या होता है, बेंजीन का बताओगे, बेंजीन का मोलार मास होता है 78 ग्राम। ठीक है, पता होगा आई थिंक। तो सबसे पहले हम यहाँ पे, अगर मुझे पता लगाना है, ऑफ कोर्स RLVP का क्वेश्चन है तो उसी से थोड़ा सा यूज़ करेंगे, तो मुझे यहाँ पे मोल्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो पहले मोल्स निकाल लेता हूँ। इसके मोल्स कितने होंगे, इसके मोल्स को मैं स्मॉल n से डिनोट कर रहा हूँ, ये होगा 2.175 बाई कैपिटल M। और इसके मोल्स को मैं कैपिटल N से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, जो कि होगा 39/78। आंसर आएगा 0.5 मोल। ठीक है, तो इसके मोल्स इतने हैं 2.175 बाई M, इसके है 0.5 मोल्स। ठीक है, और ये अपने पास क्या आया है, ये प्योर बेंजीन जब है ये सॉल्यूशन का है। बस इसके बाद हमें सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है। सिंपल सा फॉर्मूला हमारे पास क्या है, ये है पी नोट माइनस पी डिवाइडेड बाई पी नोट इज इक्वल टू एक्स बी। एक्स बी का मतलब क्या है, कैपिटल एन। ठीक है, एक्स बी का मतलब क्या है, सोलिड क्या है, ये अपने पास ये है ना, तो ये है अपने पास, इसको मैं लिख देता हूँ स्मॉल एन डिवाइडेड बाय एन प्लस कैपिटल एन। हाँ है ना, आई थिंक चीज़ें क्लियर होगी। बी क्या है, ये है सोल्यूट है। नॉन वोलेटाइल वाला सब्सटेंस क्या है, ये सोल्यूट है, तो सोल्यूट का मोल्स ऊपर आएगा। इसकी वैल्यू क्या है, 2.175 बाई एम डिवाइडेड बाय 2.175 बाई एम प्लस 0.5। चीज़ क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, ये वैल्यू किसके बराबर है, यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं। पी नोट की वैल्यू क्या है, 640 माइनस 600 डिवाइडेड बाय 640। चेक करो क्या चीज़ें क्लियर है, चीज़ें क्लियर है, बढ़िया। थोड़ा सा आगे चलते हैं, थोड़ा सा रब करना पड़ेगा चीज़ों को, तो थोड़ा सा रब करने के बाद ही चीज़ें देख पाएंगे आप।
ठीक है। तो आई थिंक ये वैल्यूज तो तुम लोगों को समझ में आ गई है, ये मोल्स भी निकाल चुके हैं, तो ऊपर वाला हम हटा सकते हैं आराम से। ठीक है, तो यहाँ तक हमारे पास क्या आ गया, इस चीज़ को लिख देते हैं। 640 माइनस 600 क्या हो जाएगा, 40 डिवाइडेड बाय 640 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2.175 बाय एम डिवाइडेड बाय एम कॉमन लेंगे तो ये आएगा 2.175 प्लस 0.5 एम डिवाइडेड बाय एम से एम कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बच जाएगा 2.175 बाय 2.175 प्लस 0.5 एम। चीज़ क्लियर है। सोल्व करना है अब तो बस इसको। तो 640 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 640 इंटू 2.175 इज इक्वल टू 2.175 इंटू 40 प्लस 0.5 एम इंटू 40। चीज़ क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, अब इसकी क्या वैल्यूज़ है वो मैं तुम्हें बता देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हारे पास वैल्यू निकल के आएगी, ये निकल के आएगी 1392। ठीक है, इसके बाद ये निकल के आएगा 87 और ये निकल के आएगा 20 एम। तो 20 एम इज इक्वल टू हो जाएगा 1392 माइनस 87 1305। तो यहाँ से एम आ जाएगा 65.25। ठीक है, तो जो भी सॉलिड सब्सटेंस था उसका मोलार मास क्या है 65.25 हमारे पास आंसर निकल के आया। तो आई थिंक तुम्हें किस तरीके से क्या प्रोसीजर मैंने यहाँ पे यूज़ किया है वो तुम लोगों को यहाँ पे क्लियर हुआ होगा। तो ध्यान से एक बार चीज़ों को देखते हुए जाओगे तो क्वेश्चंस में कभी कोई प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से देखना, क्वेश्चन को समझना, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर जो इन्फॉर्मेशन दी हुई वो काफ़ी ज़्यादा कम है। कैसे यूज़ करेंगे इन्फॉर्मेशन को वो चीज़ तुम्हें क्लियर होनी चाहिए, तभी ये क्वेश्चन करवा रहा हूँ। क्वेश्चन ये है, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ 1 मोलर ग्लूकोज सॉल्यूशन एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। पी नोट इज इक्वल टू क्या हो गया तुम्हारा यहाँ पे 180 एम के बराबर होगी। ठीक है, ये दिया हुआ क्वेश्चन में। अब हमें ये सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन है, इसका वेपर प्रेशर फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे, क्वेश्चन ये है कैसे करेंगे इसका वेपर प्रेशर फाइंड आउट। तो क्या होगा, अब 1 मोलर का मतलब समझ रहे हो, 1 मोलर का मतलब है कि सबसे पहले मोलैलिटी की डेफिनेशन को हम यहाँ पे तवज्जो देंगे ज़्यादा। मोलैलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है, ये अपने पास मोलैलिटी की एक सिंपल सी डेफिनेशन होती है। 1 मोलर का मतलब क्या है कि अगर 1 kg लेंगे तो उसके अंदर 1 मोल सोल्यूट का है। 1 kg का मतलब हो गया 1000 ग्राम। तो 1000 ग्राम का सॉल्यूशन है, उसके अंदर ग्लूकोज कितना है 1 मोल है। ठीक है, जो कि काफ़ी कम वैल्यू है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन बन जाता है डाइल्यूट सॉल्यूशन का क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, तो इसको हम डाइल्यूट वाले फॉर्मूले से ही करेंगे, पर फिर भी डाइल्यूट वाले अगर फॉर्मूले से भी करेंगे तो भी हम और कैसे चीज़ों को यहाँ पे इजी कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो गए, W सोल्यूट लिख देता हूँ डिवाइडेड बाय M सोल्यूट इंटू W सॉल्वेंट। ठीक है, ये केजी में, ऑफकोर्स ये ग्राम में होगा। इस केजी को कन्वर्ट करेंगे थोड़ी देर में। मोलैलिटी दिया हुआ है यहाँ पे 1, तो 1 इज इक्वल्स टू W सोल्यूट डिवाइडेड बाय M सोल्यूट इंटू W सॉल्वेंट। ये कर दिया ग्राम में और ये लगा दिया यहाँ पर 1000 मैंने। ठीक है, ये क्या लगा दिया मैंने यहाँ पे सिंपल 1000। तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या निकली, इसकी देखते हैं इसकी वैल्यू क्या निकली। इसकी वैल्यू निकली W सोल्यूट डिवाइडेड बाय M सोल्यूट इंटू W सॉल्वेंट इज इक्वल्स टू 1/1000 इज इक्वल्स टू 0.001। ये चीज़ क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद सिंपल कुछ नहीं करना है, इसके बाद हमें लगाना है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का फॉर्मूला, जो कि क्या है P नोट माइनस P डिवाइडेड बाय P नोट इज इक्वल टू W सोल्यूट। क्या यूज़ किया था हमने, NB/Na था ना, क्या यूज़ किया था NB/Na में, WB मतलब W सोल्यूट, B क्या था वहाँ पर सोल्यूट डिवाइडेड बाय M सोल्यूट इंटू W सोल्यूट
डिवाइडेड बाय एम सोल्यूट इंटू ये हो जाएगा अपने पास W सॉल्वेंट इंटू M सॉल्वेंट। आया ना, चीज़ क्लियर है यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर है। इसके बाद हम क्या लगाने वाले हैं, सिंपल सी यहाँ पे चीज़ लगाने वाले हैं W सोल्यूट। इसकी वैल्यू हम सब लोगों को पता है, कितनी वैल्यू है इसकी, वैल्यू है अपने पास 0.01, सॉरी 0.001, यहाँ से निकाला हुआ है, यही तो वैल्यू निकाली हुई है। इसका M सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट मतलब पानी है, पानी का मोलार मास हो गया 18, पानी का मोलार मास कितना हो गया 18, तो 0.01 इंटू 18। इसके बाद पी नोट की वैल्यू हमें दी हुई है 1, इसको हम mm ऑफ Hg में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 760 माइनस P डिवाइडेड बाय 760। आया ना, बस बाकी एक छोटा सा कैलकुलेशन है, उसको हम करके दिखा देते हैं यहाँ पे तुम लोगों को। तो क्या वैल्यू यहाँ से निकल के आएगी, ये हो जाएगा 760 इंटू 0.01, सॉरी 0.001 इंटू 18 इज इक्वल टू 716 माइनस पी। तो ये अपने पास होगा 13.68। इसकी वैल्यू कितनी आ गई 13.68, बस इसकी वैल्यू आ गई। तो उसमें से 76 में से माइनस कर दो तो यहाँ से P की वैल्यू आ जाएगी 746.32 mm ऑफ Hg। ये हमारे पास वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट निकल के आ जाएगी 746.32 mm ऑफ Hg, जो आई थिंक तुम लोगों को यहाँ पे क्लियर हो गया होगा किस तरीके से निकल के आ रही, ठीक है। तो ये कुछ फॉर्मूले थे, कुछ क्वेश्चंस थे रिलेटेड टू RLVP, रिलेटेड टू कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का फर्स्ट प्रॉपर्टी, जिसको आज हमने देखा। तो आज के लेक्चर में हमने ये देखा कि फर्स्ट प्रॉपर्टी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। सबसे पहले हमने ये देखा कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है, उसके टाइप्स को हमने समझा, फिर पहले टाइप को हमने काफ़ी डिटेल में देखा और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी किए। नेक्स्ट लेक्चर में हम सेकंड प्रॉपर्टी की बात करेंगे, ठीक है, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स, उससे सारी चीज़ें रिलेटेड हम देखने वाले। बाकी लेक्चर के नोट्स तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो वहाँ से जाके तुम आराम से लिख सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए मेरी तरफ से बाय।